सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली का ऑफिशियल ब्रोशर सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 92 पेजेस का है सारा, मैंने इन डिटेल पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें मार्क करी हुई है। कुछ भी बेकार की बात नहीं होने वाली, सारी की सारी यूजफुल चीज़ें होने वाली है। जो काम की बात है, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताने वाला हूँ जो कि बहुत छुपी छुपी लाइन है बट फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने छांट के सारा बताया हुआ है। सो शुरू करते हैं वीडियो, बट इंट्रो के बाद। So hey everyone, my name is Siddharth Sachdeva, first year IT student, soon turning into my second year at Dell Technological University DTU। So ये है आपका एडमिशन ब्रोशर और ये अक्यूआर कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है हमारा DTU। सारा कारोबार हमारे DTU पे है और यहाँ पर आपका जैसे कि आपको पता है कि 31 मई से आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और 23 जून तक आपकी सारी रजिस्ट्रेशन होनी है। चॉइस फिलिंग जो भी करनी है आपने 23 जून तक करनी है। 1500 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सारे कॉलेजेस मेंशन हैं, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैक दिल्ली में, और ये सारा कंटेंट है जो अभी आने वाला है। कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं: DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTUW और आपका DSEU। ये 5 कॉलेजेस होते हैं और ये सारे आपको बताया कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफर होती है और ये सारा DTU, NSUT इन सारे कॉलेज के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ लेना। PDF का लिंक पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो जब भी आपको तसल्ली से आराम से टाइम मिले आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको क्या करना है। फी वेव का भी लिखा हुआ है यहाँ पर, फी वेव बता देता हूँ। पहली बात तो जितने भी आप कैटेगरी के हो, चाहे आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के भी हो, तब भी आपके लिए फीस सबके लिए सेम है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको फ़ी उतनी ही देनी पड़ेगी जितना जनरल कैंडिडेट देते हैं। बट कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होती है जो आप अवेल कर सकते हो, जिससे आपकी फ़ी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप आराम से देख लेना, जब भी अभी देखना हो ब्रोशर में अभी देख लो, नहीं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब वहाँ पर एक स्पेशली बोर्ड होगा जहाँ पर सारी स्कॉलरशिप लिखी हुई है, नहीं तो एडमिन ब्लॉक में भी आप जाके कॉलेज के पता कर सकते हो, ठीक है। ये सारे हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शन पड़ रहे होंगे लाइट्स के, तो वो थोड़ा मैनेज करने हो सकता है, लैग हो रहा हो थोड़ा सा, यहाँ पर लैग आ रहा है तो वो मैनेज कर लेना है। थोड़ा मेरे पास प्रोफेशनल स्टूडियो तो ऑब्वियसली नहीं है, थोड़ा जुगाड़ करके काम कर रहा है, तो आपके लिए करना है। सो होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा मेहनत करिए इसके लिए, जुगाड़ू तो लाइक कर देना वीडियो। और यहाँ से काम की बात शुरू होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सो एज यू नो कि 85% सीट्स दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व होती है और 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए होती है। तो दिल्ली रीजन में कौन होता है, आप ये नहीं कि आप यहाँ दिल्ली में रहते हो या कुछ, आपकी दिल्ली रीजन तब कंसीडर होगी जब आपने 12th पास दिल्ली के स्कूल से करा होगा। सो अगर आपका ऐसा है तो आई प्रेफर कि आप जैक दिल्ली के कॉलेज में जाओ, क्योंकि अगर आप दिल्ली रीजन से हो तो आपको कम परसेंटाइल पे यानी ख़राब रैंक पे भी अच्छी ब्रांचेस मिल जाती है और यहाँ के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, रैप्यू काफ़ी अच्छे है इन कॉलेज का। सो आप यहाँ पर ज़रूर आना, अगर आप दिल्ली रीजन के हो, आउटसाइड दिल्ली के भी हो, तब भी ट्राई करो यहाँ आने की, क्योंकि ये अच्छे कॉलेज माने जाते हैं इंडिया के। सो यहाँ पर क्राइटेरिया है मिनिमम मार्क्स कितने आपको चाहिए 12th में, ताकि आप इन कॉलेज में जा सकते हो। सो NSUT, DTU, IGDTUW और DSEU के लिए आपको 60% या उससे ज़्यादा चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यानी ये नहीं कि पाँचों मिला के जो आपकी परसेंटेज आई वो नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स जोड़ के जो आपकी परसेंटेज आ रही है उससे आपके 60% या उससे ज़्यादा बनने चाहिए। और साथ में आपको आपका जो इंग्लिश है वो आपने पास करी हो चाहिए, चाहे वो कोर हो चाहे इलेक्टिव हो, बस इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट आपने पास करा हो 12th में, वो आपको चाहिए एलिजिबिलिटी। अब IIIT दिल्ली के लिए थोड़ा एलिजिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़े हाई है। 70% या उससे ज़्यादा आपके एग्रीगेट चाहिए इन 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग PCM, यानी आपके जो टोटल आते हैं, जो आपकी बोर्ड की टोटल परसेंटेज आती है वो आपके 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। और मैथ्स में भी आपके 70% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। ये एक खासकर क्राइटेरिया है जो बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में, बट यहाँ पर स्पेशली मेंशन है 70% और मोर मार्क्स इन मैथ्स इंडिविजुअली। और आपने JEE मेंस तो दिया होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब ये आके आप देख सकते हो कि कितने कितने परसेंटेज आपके ये कैटेगरी वाइज है। जैसे OBC के लिए 55%, ये सारी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, नहीं तो आप PDF में जाके भी देख सकते हो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और EWS के लिए यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, यानी EWS के लिए कोई मार्क्स रिलेक्सेशन नहीं है। जैसे आपके जनरल कैंडिडेट होते हैं जितने परसेंट उनको चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया, वही आपको EWS वाले बच्चों के लिए भी होने चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए। यहाँ पर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं होती जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसीज है कि कितने परसेंट सीट्स किसके लिए रिजर्व है, वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे कुछ काम का है नहीं आपके लिए यहाँ पर।
बट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आ जाता है सीट कन्वर्जन रूल। ये थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ क्योंकि एक्चुअल वर्किंग क्या हो रही है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब मान लो जो सीट एसटी दिल्ली रीजन वालों के लिए रिजर्व है, मान लो 10 सीटें एसटी दिल्ली रीजन वाले के लिए रिजर्व है, बट एसटी दिल्ली रीजन वाले बच्चे ही 8 हैं। अब 8 की 8 सीट उनको दे दी, तब भी 2 सीट बच रही है, तो वो 2 सीटें किसको मिलेगी? वो 2 सीट मिल जाएगी एससी दिल्ली रीजन वालों को अपने आप, वो अपने आप दे देंगे, ठीक है। और सिमिलरली एसटी दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाले जो बच्चे हैं उनकी जो सीट बच जाएगी वो एससी आउटसाइड दिल्ली वालों को मिल जाएगी। अब जो मान लो एससी एसटी दिल्ली वाली सारी सीटें भरने के बाद भी अभी रह रही है, वो दिल्ली जनरल वाले को मिल जाएगी। ऐसे आउटसाइड दिल्ली वाली जो एससी एसटी है वो आउटसाइड दिल्ली जनरल वाले को मिलेगी। अब ये बार बार मैं दिल्ली आउटसाइड नहीं बताऊंगा, आप समझ लो जैसे ट्रेंड चल रहा है। अब मान लो ईडब्ल्यूएस वाली जो दिल्ली की है सीट्स वो अभी भी बची हुई है, सारी ईडब्ल्यूएस वाले सीट अपनी क्लेम कर चुके हैं, तब भी ईडब्ल्यूएस वाली सीट्स बची हुई है तो दिल्ली जनरल वाले को मिल जाएगी। और ऐसी आउटसाइड दिल्ली भी है, और ओबीसी वाले में भी सेम चलता है कि ओबीसी की दिल्ली सीट्स बची है तो वो जनरल दिल्ली वाले को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर सारी जनरल वाले स्टूडेंट्स को मिल चुकी है, यानी जो दिल्ली जनरल वाली जो दिल्ली जनरल वाली सीट्स है वो सारी मिल चुकी है, जितने भी स्टूडेंट है दिल्ली जनरल के, तब भी सीट्स बच रही है दिल्ली जनरल की, तब आपके आउटसाइड दिल्ली जनरल वालों को मिलेगी वो सीट। पर वो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि दिल्ली रीजन वाली सीट आउटसाइड दिल्ली वालों को मिल जाए। बट ये है कि अगर इन सिचुएशन कभी ऐसा हुआ तो वो ऐसा ही चलेगा, ये प्रोसीजर है। सो अब यहाँ लिखा है कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे कॉलेज, आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने हैं। अब कौन कौन से सर्टिफिकेट दिखाने हैं उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो करी हुई है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जैक दिल्ली, वो आई बटन पे आ रहा होगा, यहीं कहीं ऊपर होगा, तो वहाँ जाके क्लिक कर लो और वो वीडियो देख लो अच्छी तरह, सारा इन डिटेल बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो ले जाना, कुछ भी भूलना मत। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अब ये आप सर्टिफिकेट बनवा कैसे सकते हो, जैसे एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने के 2 मोस्ट कॉमन तरीके होते हैं। पहला होता है या तो आप एसडीएम ऑफिस जाके बनवा सकते हो या फिर तहसीलदार से बनवा सकते हो, ये 2 मोस्ट कॉमन तरीके हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तो अगर वीडियो फटाफट देख रहे हो तो थोड़ी अब धीरे कर लो क्योंकि काम की चीज़ है, यहाँ पर हमें कुछ भी गलती नहीं करनी, और ये मोस्ट चीज़ है, इससे आपकी नहीं तो आपकी जो रिजर्वेशन आप लेने वाले हो जिस कैटेगरी के अंडर, वो आपकी कैंसिल हो सकती है, ये याद रखना। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बताई हुई है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके नाम से होना चाहिए अगर आप क्लेम करना चाहते हो अपनी सीट। तो अगर आपके पेरेंट्स के नाम से या किसी भी रिलेटिव के नाम पे आपका एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, आपके नाम से ही सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, नहीं बना है तो बनवा लो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप दिल्ली रीजन की सीट पे एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी आप दिल्ली रीजन के स्टूडेंट हो और वो सीट आप लेना चाहते हो, तो आपका जो ओबीसी एससी एसटी ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो भी आपके दिल्ली रीजन से ही बने होने चाहिए, तभी आपको वो सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, आपको वो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। ये दोबारा मैं बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आप एक दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो, आपने 12th दिल्ली से आपने पास करी है, तो आपको ओबीसी एससी या जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिल्ली गवर्नमेंट से ही बनवाना है, कोई बाहर के स्टेट का या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो अगर उसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ जॉब लिखा हुआ है तो वो कंसीडर नहीं होगा। टू बी हॉनेस्ट मुझे ये नहीं पता कि एबिलिटी ऑफ जॉब क्या है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, बाकियों को भी समझ आ जाएगा, नहीं तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं इतनी, ठीक है। अब जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि अगर आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको 31 मार्च 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए। और कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि जो एसडीएम ऑफिस है वो मना कर रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी हमने सितंबर या अक्टूबर में बनाया हुआ, वो सितंबर अक्टूबर 2024 तक चलेगा, तो हम वो पहले इशू दोबारा नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है जो दोबारा इशू नहीं हो रहा, सबसे पहली बात तो अगर आपका इस डेट से पहले का बना हुआ तो आप दोबारा री इशू करवाओ। अगर वो नहीं री इशू कर रहे क्योंकि अभी तक वैलिडिटी उसकी है, तो आप उनसे एक यहाँ पर एडिशनल सर्टिफिकेट बनवाओ जिसमें वो बताएं कि आपके जो भी अभी स्टेटस है, जो भी आपके कैटेगरी है वो अभी भी वैलिड है, यानी अगर आप इस एनसीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपकी जो कास्ट है वो अभी भी एनसीएल कैटेगरी में है आज की डेट में, ठीक है। सो ये चीज़ करवा लेना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सुन लो, स्टूडेंट क्लेमिंग ओबीसी रिजर्वेशन अंडर दिल्ली विल बी एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी ऑन द सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट, जो कि मैंने बताया कि दिल्ली रीजन का ही होना चाहिए। बट अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपके फैमिली है वो
दिल्ली रीजन से बाहर हैं तब भी आप दिल्ली SDM ऑफिस से बनवा सकते हो, बट किस कंडीशन पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ कास्ट ऑफ द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, यहाँ OBC के बारे में बात हो रही है। सो टू समराइज दिस पॉइंट, अगर आपकी जो कास्ट है वो OBC NCL कैटेगरी के अंडर लाई करती है एज पर दिल्ली गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, सेंट्रल नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें आपकी जो कास्ट है वो OBC NCL ट्रीट होती है, तो चाहे आपकी फैमिली दिल्ली की हो चाहे बाहर की हो, आप दिल्ली के वाले SDM ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हो और वो जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो फुल्ली माना जाएगा और उसके बेसिस पे आपको आपकी जो OBC NCL की सीट है वो मिल जाएगी। ठीक है, वापस से बात कर लेते हैं EWS वाले के लिए। EWS वाले तभी आप रिजर्व, ये आप कैटेगरी में तभी लाई करोगे जब आप किसी और कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे, यानी आप SC ST OBC नहीं हो तभी आप EWS में जा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ST हो और आप EWS भी क्लेम करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता, आपको ST ही मिलेगी। ठीक है, दो कैटेगरी कभी भी नहीं मिलती। आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और ये सारे क्राइटेरिया आपने फुलफिल करे होने चाहिए, तभी आप EWS कैटेगरी में बिलोंग करोगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब बाकी सारे कैटेगरी के लिए भी सारे पॉइंट्स है, क्या क्या आपके पॉइंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए उस कैटेगरी को बिलोंग करने के लिए, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपका कोड मेंशन है, जो भी एब्रीविएशन यूज़ करी जाती है कट ऑफ में वो आपकी लिखी हुई है। जैसे मान लो कोई जनरल कैटेगरी का सब कैटेगरी, उसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, जनरल ही है वो और दिल्ली रीजन का है, तो उसका क्या कोड बनेगा, GND। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का तो GNO। सो बेसिकली अगर आपको कट ऑफ पढ़नी हो तो इस एब्रीविएशन से आप कट ऑफ पढ़ सकते हो पिछले सालों की। और ये मेंशन हुई है कि किस आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, वो सारी चीज़ें भी मेंशन है, आप आराम से इन डिटेल पढ़ सकते हो सारे कॉलेजेस का। और आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है, बट हम इन डिटेल सारी चीज़ें 92 पेजेस आपको समझाने हैं एक वीडियो में, तो थोड़ी लंबी तो ऑब्वियसली होगी ही। और यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो भी आप बैंक अकाउंट डालोगे वो डिटेल्स ध्यान से डालना, क्योंकि अगर इन केस रिफंड होता है तो वो गलत अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, आपने जो डिटेल मेंशन करी होगी उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। सो एक बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इन लाइफ जब भी आप भरते हो तो एक बार रीचेक कर लो। और ऐसे अभी इन सिचुएशन में तो आप अपने सिबलिंग्स या कोई पेरेंट्स किसी से भी आप एक बार रीचेक करवा लो कि हाँ जो आपने चीज़ें बढ़ी है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी सही है। बहुत सारी वीडियो डाली हुई है इसमें, जोसा जैक सारे आपका शेड्यूल एक्सप्लेन करा हुआ है, सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने आपको इन डिटेल। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जैक और जोसा दोनों चीज़ें आ जाएगी। सो वो सारी वीडियो जाके देख लो, सारी काम की है, अभी आपके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। सो एक बार ये 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की भी नहीं है, 10-10, 15 मिनट की वीडियो है, ये जाके एक बार देख लो, सारी चीज़ें समझ लो, कुछ भी गलती मत करो। एक काम आपको मिला है काउंसलिंग करने का, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और ये सारी चीज़ें देख के सारी चीज़ें सही से करो, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो अब वापस हम अपने शेड्यूल पे आ जाते हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भरनी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके लिए पायट काम का नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। आप देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप देख लेना एक बारी। कैंसिल चेक भी लगेगा, पेमेंट फेल होती है, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, चाहे जेई की चाहे जैक जो सब किसी की भी पेमेंट फेल हो रही है तो आप उसको रीपे कर दो। आपके अगर पैसे पहले कट चुके हैं तो वो वापस रिफंड हो जाएंगे, बट आपको उनकी वेबसाइट पे पेमेंट सक्सेसफुल शो जब तक नहीं हो रहा तब तक आपको पेमेंट ट्राई करनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक उनके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे वो आगे आपको नहीं करेंगे। इनकेस अगर आपने पैसे दिए, आपके अकाउंट से कट चुके पर वहाँ पर नहीं आए, तो उसी समय रीपेमेंट कर दो, आपके जो पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे। और साथ में आप चाहो तो उनको मेल भी कर सकते हो या हेल्पलाइन पे आप जाके सपोर्ट भी ले सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट है यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाली वीडियो में भी बताई है कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है, और ये आपको एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टेशन आपको दिखाना भी पड़ेगा, ये वाला आपका रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट प्रोफाइल जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वीडियो में समझाया है। बट ये याद रखना 23 जून तक ही आप जो भी चॉइस फिल करोगे वही आपकी लास्ट मानी जाएगी, वही फाइनल मानी जाएगी।